Hello everyone, welcome you all to Parcham classes. I am Janvi and I take burning issue section. See, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिफिशियल रेन। देखो यहाँ पर फॉर द फर्स्ट टाइम जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली है उसने आईआईटी कानपुर के साथ एक मीटिंग की और आईआईटी कानपुर ने ये सजेशन दिया है कि जो दिल्ली एनसीआर के पूरे रीजन में पोल्यूशन की प्रॉब्लम चल रही है उसको हम सॉल्व कैसे करें। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि 20 और 21 नवंबर को मे बी अगर कंडीशन सही रहती हैं, क्योंकि देखो आर्टिफिशियल रेन जो है नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकती, इसके लिए भी सर्टेन कंडीशंस हैं जो हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर सारी चीजें सही रहती हैं तो 20 और 21 नवंबर को दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल रेन कराने की बात कही जा रही है। दो अभी तक यहाँ पर जो आईआईटी कानपुर है वो इस प्रोजेक्ट को लेकर दिल्ली के अंदर जो है जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं और कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे अभी परमिशन ले रही है, क्योंकि देखो दिल्ली के अंदर जो है ये सारी चीजों को कंडक्ट कराना, एक फ्लाइट जो एक क्राफ्ट होगा, एयरक्राफ्ट होगा, वो भी आपका फ्लाई करेगा पूरे दिल्ली एनसीआर में जिस जिस रीजन में यहाँ पर आर्टिफिशियल रेन करानी होगी। तो यहाँ पर अभी जो है फिलहाल गवर्नमेंट से बात चल रही है, मिनिस्ट्रीज से बात चल रही है, सारी परमिशंस को लिया जा रहा है और हम देखेंगे कि आने वाले 20 और 21 नवंबर को फॉर द फर्स्ट टाइम दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल रेन का इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखो यहाँ पर बात क्या है। बेसिकली लास्ट कुछ हफ्तों से सुप्रीम कोर्ट लगातार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में वहां की गवर्नमेंट को ये एक अल्टीमेटम दे रही है, वार्निंग दे रही है कि आप लोग प्लीज वहां पर जो पैडी फील्ड्स हैं, जो स्टबल बर्निंग है उसको कम करें, क्योंकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है और स्पेशली जो PM 2.5 पार्टिकुलेट्स हैं वो 400 से भी ज्यादा एक्सीड कर चुके हैं दिल्ली के अंदर। और अभी लास्ट कुछ हफ्तों में हमने देखा और स्पेशली दिवाली के बाद जो दूसरा दिन रहा है आपका मंडे का, उस दिन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो हजार्डस लेवल पे पहुंच चुका था। तो यहां पर देखिए आईआईटी कानपुर के साथ दिल्ली गवर्नमेंट जो है बात कर रही है और आईआईटी कानपुर ने कहा है कि आर्टिफिशियल रेन से हम टेम्पररी बेसिस पे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। देखो महाराष्ट्र का कुछ रेनशेड एरिया है जहां पे बारिश की कमी होती है, तो आर्टिफिशियल रेन ऐसा नहीं है, भारत में कई हिस्सों में जहां बारिश कम होती है, ड्रॉट की कंडीशन होती है, वहां ट्राई हो चुकी है। बट यहाँ पे पोल्यूशन को लेकर, पोल्यूशन को कम करने के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ये पूरी तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है। अब देखो सबसे पहले समझो एयर पोल्यूशन होता क्या है। ठीक है, बेसिकली एयर पोल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रहते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया, अगर ये इफेक्टिव तरीके से आपका नॉर्मल जो साइक्लिक कार्बन साइकिल का प्रोसेस होता है, नाइट्रोजन साइकिल का प्रोसेस होता है, उसके थ्रू एटमॉस्फेयर से एलिमिनेट नहीं होते हैं और लगातार ये इनकी जो परसेंटेज है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ती रहती है और एक तरीके से ट्रैप होके रह जाती है, वो आ तो रहे हैं एटमॉस्फेयर में बट वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ऐसे में हम देखते हैं कि जो आपका एयर का क्वालिटी होता है वो डिग्रेड होने लगती है, उसमें इन गैसेस की जो परसेंटेज है वो बढ़ने लगती है एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे कितने टाइप के एयर पॉल्यूशन होते हैं, दो टाइप के। सबसे पहले समझो कि पॉल्यूटेंट्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। ठीक है, अब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, देखो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स का मतलब है कि जो डायरेक्टली जो है हवा के अंदर प्रदूषण को फैलाएं या फिर हवा को खराब करें, आपकी एयर क्वालिटी को खराब करें। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स वो होते हैं कि जो आपके गैसेस और पार्टिकुलेट्स प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हवा में जा रहे हैं वो आपस में इंटरेक्ट करके एक तीसरे किसी पॉल्यूटेंट्स को बना रहे हैं और उसकी वजह से जो है जो एयर क्वालिटी है वो खराब हो रही है। अब यहां पर देखो एक होते हैं पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स और एक होते हैं गैसियस पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, अब पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे आपका लेड हो गया, फ्लाई एशेस हो गए, मेटालिक ऑक्साइड और नैनो पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, गैसियस पॉल्यूटेंट्स अलग होते हैं। गैसियस पॉल्यूटेंट्स होते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है और सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो होपफुली यहाँ पे आपने समझ लिया कि दो टाइप के पॉल्यूटेंट्स होते हैं। अब समझो जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जाएगा अगर हवा में, ठीक है, कोई ए पॉल्यूटेंट हवा में गया, अब वहां पर
ये बी भी एक प्राइमरी ही पॉल्यूटेंट है, लेकिन ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करके सी पॉल्यूटेंट बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, अब एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है? देखो यहाँ पर 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स को जो है उनके इमिशंस को मेजर किया जाता है। कौन कौन से हैं वो? आपका ओजोन हो गया, PM 2.5, PM 10, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड और अमोनिया। ठीक है, इन 8 पॉल्यूटेंट्स का यहाँ पर जो है किस तरीके का कितना इमिशन है, कितने परसेंटेज ये एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन सारी चीजों को एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर जो है मेजर किया जाता है। फिलहाल जो है न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे और अहमदाबाद के अंदर जो है यहाँ पर लगातार कंटिन्यूअस इन शहरों की मॉनिटरिंग चल रही है। रियल टाइम डेटा यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है कि ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये इन सिटीज में जो है इनका परसेंटेज कितना है। ठीक है, अब नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स को समझो भारत के अंदर लॉन्च किया गया था 17 सितंबर 2014 में। अब यहाँ पर 6 कैटेगरीज बनाई गई हैं। कौन कौन सी हैं? एक 0 से 50 तक, दैट मीन्स गुड है, ये ठीक है, एटमॉस्फेयर जो है एयर क्वालिटी सही है, अच्छी है। 51 से 100 में जाएगा तो सेटिस्फैक्टरी है। 101 से 200 तक मॉडरेट आपका है। 201 से 300 तक पुअर है। 301 से 400 का जो क्राइटेरिया है वेरी पुअर, और 401 से 500 के बीच में जो है वो है आपका सीवियर। अब आप समझो कि दिल्ली तो नॉर्मल बेसिस पे यहाँ पे 400 का जो आपका ये टाइम बैंड है, जो ये इंडेक्स बैंड है, उसे क्रॉस कर चुका है। मंडे के दिन यहाँ पर ऑलमोस्ट 800 समथिंग के आसपास आपको इस इंडेक्स की वैल्यू देखने को मिलेगी दिल्ली के अंदर। तो जो प्रॉब्लम है वो इस बार और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, और ये धीरे धीरे कर कहा जा रहा है कि इसे सही नहीं किया गया तो आने वाले ईयर्स में ये बढ़ती रहेगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने टेबल दे दिया है। फिर भी हम देख लेते हैं कि अगर 0 से 50 तक कैटेगरी है आपकी तो ये मिनिमल इंपैक्ट करेगी हेल्थ को। 51 से 100 तक में भी जो सेंसिटिव हैं, जिन्हें अस्थमा है, उन्हें थोड़ी बहुत दिक्कत हो यहाँ पर सांस लेने में। 100 से 200 तक यहाँ पर जब आपका इंडेक्स पहुंचेगा तो लंग के जो पेशेंट्स हैं, जिन्हें ऑलरेडी जो है लंग डिजीज है या फिर जो अस्थमा से पीड़ित हैं, उन्हें ज्यादा डिस्कम्फर्ट होने लगेगा, और जो नॉर्मल पर्सन है उन्हें सांस लेने में समस्या आ जाएगी। अब पुअर क्वालिटी में अगर आपका इंडेक्स जाता है तो यहां पर आप देखोगे कि प्रोलॉन्ग जो एक्सपोजर हो रहा है इस पोल्यूशन की वजह से काफी चांसेस हैं कि जो लोग नॉर्मल हैं उन्हें भी लंग्स डिजीज हो सकती हैं। ठीक है, और वेरी पुअर में यहां पर आप देख ही सकते हो कि कई सारी रिस्पिरेटरी इलनेस, अगेन वही है कि जब आप पोल्यूशन से अफेक्ट हो रहे हो तो यहाँ पे सबसे मेन जो समस्या है वो लंग डिजीज की ही है। सीवियर में ये सारी समस्याएं और बढ़कर जो है आपके हेल्थ को इंपैक्ट करने को करेंगी। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या है कि लास्ट 2 हफ्तों से दिल्ली के अंदर PM 2.5 बढ़ गया है। 450 का मार्क जो है इसने क्रॉस कर दिया है, और 10 टाइम्स आप अगर देखो तो WHO की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे 9.7% जो है ऑलरेडी दिल्ली का पॉल्यूशन जो है हाई रहता है, और प्रेजेंट की कंडीशन हजार्डस लेवल पर पहुंच गई है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर डिसीजन लिया गया है आर्टिफिशियल रेनिंग का। अब क्या होती है आर्टिफिशियल रेनिंग? देखो यहां पर जो है आर्टिफिशियल रेनिंग बेसिकली एक वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है, जिसमें हम जो प्रेसिपिटेशन है, जो बारिश होगी, हम उसे इंड्यूस करते हैं, यानी कि उसे आर्टिफिशियल तरीके से करते हैं। अब ये पूरा का पूरा प्रोसीजर कैसे होगा? देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम जो है एटमॉस्फेयर में यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट के थ्रू कुछ यहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, उनको डिस्पर्स किया जाता है, सो दैट ये जो एजेंट्स हैं ये एक न्यूक्लियाई का काम करते हैं, और जो वाटर वेपर आपका एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसको यहाँ पर कंडेंस करते हैं, उनके कंडेंसेशन में हेल्प करते हैं, सो दैट यहाँ पर बारिश हो सके। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है आपका आर्टिफिशियल रेनिंग का। लेकिन प्राइमरी मेथड यहाँ पर 3 तरीके की क्लाउड सीडिंग होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक स्टैटिक होती है, एक डायनेमिक होती है, एक हाइड्रोस्कोपिक होती है। अब स्टैटिक क्लाउड सीडिंग में देखो हम लोग जैसे यूज करते हैं कौन कौन से सब्सटेंस, यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस का यूज किया जाता है एज एन एजेंट। इन्हें हवा में जो है आपका स्प्रेड किया जाता है एयरक्राफ्ट की मदद से, और यहाँ पर वो जो पार्टिकल्स होते हैं, जो आपके सिल्वर आयोडाइड है, ड्राई आइस है, वो अगल बगल जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट
एजेंट हैं उन्हें कंडेंस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे कि अगर ये ज्यादा लेवल पे डाले गए तो यहाँ पर आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं या फिर स्नोफ्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी डायनेमिक क्लाउड सीडिंग। अब डायनेमिक क्लाउड सीडिंग में देखो यहाँ पर किसी भी तरीके के एजेंट्स का यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पर बेसिकली जो एयर करंट्स हैं उनके थ्रू यहाँ पर जो है रेनफॉल इंड्यूस करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट इज हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग। यहाँ पर क्या किया जाता है कि जैसे कि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में क्लाउड प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ऑलरेडी प्रेजेंट क्लाउड के बेस में यहाँ पर कुछ सॉल्ट्स को जो है आपका डिस्पर्स किया जाता है और फिर उसके बाद एक्सप्लोजिव या फिर फ्लेयर्स का यूज करके यहाँ पे रेनफॉल को इंड्यूस किया जाता है। तो ये आपके हो गए 3 तरीके के आपके किस तरीके से हम यहाँ पे क्लाउड सीडिंग करेंगे आर्टिफिशियल रेन में। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो हम पूरा प्रोसीजर समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आईआईटी कानपुर का ये कहना है कि हम देखेंगे कि अगर कंडीशंस प्रॉपर रहती हैं तो 20 और 21 यानी 20 और 21 नवंबर को हम यहाँ पर दिल्ली के अंदर बारिश करेंगे। देखो आर्टिफिशियल रेन ऐसा नहीं है कि हम कभी भी कहीं भी गए और हमने ये एजेंट्स को डिस्पर्स किया एंड तुरंत ही बारिश होने लगेगी। सबसे पहले यहाँ पे क्लाउड आइडेंटिफिकेशन करना होता है। अब क्लाउड किस तरीके के होते हैं, देखो क्लाउड्स कई तरीके के होते हैं, उन्हें कई क्लासिफिकेशन उनका है, जैसे कि एल्टीट्यूड क्या है, स्ट्रेच क्या है, डेंसिटी क्या है, क्या ट्रांसपेरेंसी है, तो ये सारी चीजें हम मेजर करनी पड़ती हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सिलेक्शन होता है एजेंट्स का कि हम किन एजेंट्स को यूज करें, जैसे सिल्वर आयोडाइड का यूज करें या ड्राई आइस का यूज करें। जो प्रेजेंट बादल की कंडीशन होगी उस पर डिपेंड करेगा आपका एजेंट सिलेक्शन। अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है आपका डिस्पर्शन मेथड का। तो 2 तरीके के डिस्पर्शन मेथड होते हैं, एक तो होता है एयरक्राफ्ट, हमने अभी बात करी थी। नेक्स्ट होता है ग्राउंड बेस्ड जनरेटर, यानी कि कैनन्स और जनरेटर का यूज करके ग्राउंड से ही आप हवा में जो है एटमॉस्फेयर में आपका यहाँ पे पार्टिकल्स को जो है डिस्पर्स कर रहे हो। ठीक है, तो 2 तरीके के मेथड के बाद यहाँ पे डिस्पर्जन होगा। नेक्स्ट ये जो एजेंट्स जो हैं जब आपके एटमॉस्फेयर में पहुंचेंगे तो ये न्यूक्लियाई का एक्ट करेंगे और जो एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उन्हें कंडेंस करने में हेल्प करेंगे और उसके बाद आप देखोगे प्रेसिपिटेशन का इनिशिएशन होता है। लेकिन आपको ये सारी चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी जब भी एक आर्टिफिशियल रेनिंग होती है, वहां पर हमें सफिशिएंट कंसंट्रेशन ड्रॉपलेट क्रिस्टल फॉर्म हो रहे हैं कि नहीं, सही तरीके के सही अमाउंट में एजेंट्स को डिस्पर्स किया जा रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें भी ध्यान दी जाती हैं। ठीक है, फिर हमें वहां पे इफेक्टिवनेस क्या होगी, किस तरीके से हम ये प्रोसीजर जो अभी हमने पढ़ा वो कैरी आउट करेंगे, तो वो कितने इफेक्टिवनेस के साथ उस पर्टिकुलर लोकेशन पे काम करेगा, ये भी डिपेंड करता है कि हम आर्टिफिशियल रेनिंग करा कहां रहे हैं। और साथ ही साथ मेट्रोलॉजिकल फैक्टर रहते ही हैं। अब देखो महाराष्ट्र में जो ड्रॉट एरिया है वहां बारिश करवानी है आर्टिफिशियल रेनिंग, तो वहां के लिए एक अलग क्लाइमेट है। दिल्ली के अंदर बारिश करवानी है आर्टिफिशियल रेन, तो वहां के लिए हमें अलग फैक्टर्स और अलग वहां पे ह्यूमिडिटी कंडीशन अलग है, टेम्परेचर अलग है। तो ये सारी चीजें जो है हमें आर्टिफिशियल रेनिंग के प्रोसीजर के दौरान देखनी पड़ती हैं। नाउ बेनिफिट्स क्या क्या है आर्टिफिशियल रेनिंग के। सबसे पहले तो हम देख ही सकते हैं कि यहाँ पे हमें बारिश मिल रही है जब भी हम चाहें, अगर सही आपका सही सारे प्रोसीजर कैरी आउट होते हैं। इससे क्या होगा कि जो ड्रॉट एरिया है उन्हें बारिश मिलेगी तो हमारी इकोनॉमी में भी बूस्ट होगा, क्योंकि वहां का जो एग्रीकल्चर है वो भी फ्लोरिश करेगा। वेदर रेगुलेशन हो सकता है, जो ड्राई प्लेसेस हैं उन्हें हम लाइवलेबल बना सकते हैं। ठीक है, जो कोई ड्रॉट कंडीशन है, अगर हमें वहां एग्रीकल्चर नहीं भी करना है तो हम वहां पे एटलीस्ट ग्रीनरी तो ला सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका पॉल्यूटेंट्स लेवल को एटलीस्ट टेम्परेरी बेसिस पे ही सही। देखो यहाँ पे कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं जिनका कहना है कि हम अगर पॉल्यूशन को कर्ब करना चाहें आर्टिफिशियल रेनिंग से तो ये टेम्पररी सोल्यूशन है, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो एटलीस्ट ये तो बेनिफिट मिलता है कि फॉर अ टाइम बिंग यहाँ पर पॉल्यूशन का जो लेवल है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कुछ कम हो जाएगा। इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी हैं, जैसे कि देखो हम आफ्टर ऑल केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर में केमिकल्स का यूज हो रहा है, तो जो प्रेसिपिटेशन हो रही है उसके अंदर जो है, जो रेन की क्वालिटी है, जो पानी की क्वालिटी है, उस पर भी असर पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने बताया कि ये फुल प्रूफ नहीं है, किसी भी क्लाउड्स में ये हम इस आर्टिफिशियल रेन को कंडक्ट नहीं, इंड्यूस नहीं करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट काफी एक्सपेंसिव है। अगर आप देखोगे तो दिल्ली गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 13 करोड़ रुपीस यहाँ पे खर्च कर रही है इस आर्टिफिशियल रेन को कंडक्ट कराने के लिए। ऑलमोस्ट
पर स्क्वायर किलोमीटर अगर आप देखोगे तो लैक्स ऑफ रुपीज सिर्फ पर स्क्वायर किलोमीटर के लिए यहाँ पर आर्टिफिशियल रेन के लिए लगाए जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या वेदर की है कि वेदर किस हिसाब का है आपका। फिर अगर थोड़ी सी भी आपकी जो आप एजेंट्स एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स कर रहे हो उसके परसेंटेज में थोड़ा बहुत भी ज्यादा कम हुआ तो यहाँ पर बारिश की जगह हेलस्टॉर्म आने के भी चांसेस हैं और ये और जो है सीवियर डैमेज कर सकते हैं एनवायरनमेंट को। क्लाइमेट चेंज का जो एक इशू बना हुआ है कि अगर हम आर्टिफिशियल रेन इसी तरीके से हर जगह कराएंगे बिना मौसम की बारिश तो ये एक क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से अफेक्ट करने वाला है और साथ ही साथ ये जो पानी है जो बारिश होगी वो प्लांट्स को किस तरीके से अफेक्ट करेगी, उसमें भी केमिकल का जो परसेंटेज है वो बढ़ सकता है। तो ये सारे यहाँ पे हार्मफुल जो है इफेक्ट आपको आर्टिफिशियल रेन के देखने को मिलेंगे। अब देखो भारत के अंदर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, जो कि एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंदर ये काम करती है। बेसिकली इसका काम है जो पूरे नेशन वाइड एयर और वाटर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को चेक करना और साथ ही साथ जो आपके स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके हर एक स्टेट में एयर और वाटर की क्वालिटी को ठीक रखना, उनकी क्वालिटी को रियल टाइम मॉनिटर करना, ठीक है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1974 में हुआ था अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट के तहत, ठीक है। तो शुरुआत में अगर आप देखोगे तो जो ये बॉडी थी ये स्पेशली वाटर प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन के लिए बनी थी, वाटर पोल्यूशन के लिए। बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एयर प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 में इसे एयर की जिम्मेदारी दे दी गई कि आप एयर की क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स को भी चेक करोगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पर जो आपका सीपीसीबी है वो कई सारे जो है यहाँ पे रूल्स और एक्ट्स को जो है इंप्लीमेंट करता है, जैसे कि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981, द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। यहाँ पर जो आपका सीपीसीबी है उसने एक प्रोग्राम भी चलाया था, ठीक है, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, जिसमें 691 मैनुअली ऑपरेटिंग स्टेशंस लगाए गए थे, 303 सिटीज को कवर किया गया था, 29 स्टेट एंड 4 यूनियन टेरिटरीज में क्या यहाँ पर एयर क्वालिटी है इन सारी चीजों का रियल टाइम डेटा, रियल टाइम कैमरास भी लगाए गए हैं, ऑलमोस्ट 86 जो इनको लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इस प्रोग्राम के तहत की गई थी। अब देखो यहाँ पर जो NAMP का प्रोग्राम है इसमें कितने कौन कौन से यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स को देखा जा रहा है। तो देखो सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो भी आपके सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स मैटर हैं और फाइन पार्टिकुलेट्स मैटर हैं, ठीक है। तो इन सारे पॉल्यूटेंट्स को यहाँ पर जो है लगातार मॉनिटर किया जाएगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ आवर वीडियो, क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन है Which of the following agent is responsible for turning the Taj Mahal into yellow? ठीक है, यहाँ पर कौन सा ऐसा एजेंट है जिसकी वजह से जो ताजमहल का व्हाइट मार्बल का कलर है वो येलो होता जा रहा है। आप सब इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करो और साथ ही इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारी वेबसाइट parchamclasses.in पर जाओ, वहां पर इसकी पीडीएफ अवेलेबल करा दी गई है, आप सब वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। So that's all for today. Till then, take care.